हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं भूटान आपका अपने यूट्यूब चैनल भूटान पाठशाला में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करेंगे। बाकी जो एक्सरसाइज 1.1 के बचे हुए क्वेश्चन होंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चन नंबर 1 में ही शायद 8 या 9 क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 में 5 या 6 क्वेश्चन हैं। तो अगर हम सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में करवाएंगे तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। इसलिए बच्चों हम ज़्यादा लोड लेके नहीं पढ़ेंगे, 2 या 3 क्वेश्चन हर वीडियो में करवाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना बच्चों, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हमने प्रीवियस जितनी भी क्लासें करवाई हैं, जिसमें हमने बताया कि डेफिनेशन ऑफ सेट्स क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ सेट क्या होता है, सेट के रिप्रेजेंटेशन का रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, इन सभी कॉन्सेप्ट के बारे में आपको काफ़ी डिटेल में जानकारी होनी चाहिए, जो हमने प्रीवियस क्लासों में काफ़ी अच्छे से आपको बताया है। क्योंकि आने वाले सभी क्वेश्चन में हम सेट का रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, इन्हीं के इर्द गिर्द बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने हमारी प्रीवियस क्लास नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और क्लास 11th की इंग्लिश मीडियम की प्लेलिस्ट को एक सीक्वेंस से देखिए। आपको काफ़ी अच्छे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद ही आप एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करें। ठीक है बच्चों, तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे हमने आपको बताया कि आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 में ये बोला जा रहा है, जितने भी क्वेश्चन हैं आपको, कि आपको बताना है कौन सेट बनाएगा, कौन सेट नहीं बनाएगा। ठीक, आपको यस और नो में आंसर देना। किसमें? यस और नो में। कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। 1 ईयर में जितने भी मंथ होते हैं, कौन कौन से मंथ होते हैं बच्चों? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आपने देखा कि 1 ईयर के अंदर कौन कौन से मंथ होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मतलब 12 मंथ होते हैं 1 ईयर के अंदर। तो आपके क्वेश्चन में बोला जा रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे, क्या सेट बनाएंगे? तो देखते हैं, जे से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से मंथ हैं? जनवरी, फिर जून, जुलाई। इसके बाद क्या कोई और मंथ है जो लेटर जे से स्टार्ट हो रहा हो? नहीं। कहने का मतलब, जे से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से मंथ हैं? जनवरी, जून, जुलाई। इसके अलावा कोई और मंथ नहीं है जो जे से स्टार्ट हो रहे हों। बात समझ में आई? हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था बच्चों? जे से स्टार्ट होने वाले मंथ का जो कलेक्शन है वो सेट बनाएगा या नहीं बनाएगा? तो देखिए, तो जे से स्टार्ट होने वाले मंथ कौन कौन से हैं बच्चों? जनवरी, जून, जुलाई। क्या इसके अलावा कोई और भी मंथ हैं जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं? नहीं। तो बच्चों, आप दुनिया के किसी भी स्टूडेंट से पूछे, चाहे इंडिया का हो, चाहे चाइना का हो, चाहे अमेरिका का हो,
हर बच्चा यही बताएगा कि 1 ईयर के अंदर 12 मंथ होते हैं और उन 12 मंथ में से 6 से स्टार्ट होने वाले मंथ जनवरी, जून और जुलाई ही हैं। इसके अलावा कोई और मंथ नहीं है। मतलब इफ क्वेश्चन का केवल सिंगल कलेक्शन बनेगा। क्या बनेगा? सिंगल कलेक्शन। तो ये जो कलेक्शन बना बच्चों जे से स्टार्ट होने वाले मंथ्स का, तो ये कलेक्शन क्या होगा? वेल डिफाइंड होगा। क्यों? क्योंकि हर बच्चा केवल यही कलेक्शन बताएगा, इसके अलावा कोई और कलेक्शन नहीं बताएगा। जब ये कलेक्शन वेल डिफाइंड हो जाएगा तो इस कलेक्शन को हम सेट्स कह देंगे। कहने का मतलब कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे क्या सेट बनाएगा? तो आपको आंसर देना है यस। बात समझ में आई? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बच्चों। कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में ही बहुत सारे पार्ट हैं बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं। आपको फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छे समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है बच्चों, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। सबसे पहले आपको बता दें ध्यान क्या रखना है। हो सकता है आप कंफ्यूजन में हो कि कैसे पता कर लेते हैं कि सेट होगा या नहीं होगा। अगर आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लास देखा है तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इस क्लास को देख रहे हैं, थोड़ा सा आपको बेसिक मैं बता दे रहा हूँ। आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड जो राइटर्स हैं उनका कलेक्शन क्या सेट बनाएगा। तो आप कैसे पता करेंगे कि सेट बनाएगा या नहीं? जैसे आपसे यही कलेक्शन बोला गया इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का, तो अगर आप दुनिया के किसी भी स्टूडेंट से या किसी भी मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स की जानकारी रखने वाले व्यक्ति से पूछिए, तो अगर इस क्वेश्चन के अलग अलग आंसर देगा। मान लीजिए किसी बच्चे के लिए 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स कोई और हूँ और दूसरे बच्चे के लिए कोई और हूँ, मतलब इसी क्वेश्चन के 10 राइटर्स का अलग अलग कलेक्शन बन रहा है। मतलब किसी में राम, मोहन, सोहन, रवि इस प्रकार के नाम है और किसी के लिए कोई और नाम है। कहने का मतलब इस क्वेश्चन का सिंगल कलेक्शन नहीं बन रहा। क्या नहीं बन रहा? इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का सिंगल कलेक्शन नहीं बन रहा। क्या नहीं बन रहा? सिंगल कलेक्शन। जब सिंगल कलेक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि हो सकता है आपकी नज़र में इंडिया के टैलेंटेड राइटर्स 10 अलग हों और दूसरे के बच्चे की नज़र में अलग हों। कहने का मतलब एक ही क्वेश्चन का अलग अलग कलेक्शन बन रहा है। इसका मतलब जब सिंगल कलेक्शन नहीं बनेगा, मोर देन 1 कलेक्शन बन रहा है, मोर देन 1 कलेक्शन। और जब भी किसी भी क्वेश्चन का मोर देन 1 कलेक्शन बनता है तो ये जो कलेक्शन बनता है सेट्स नहीं बनाता। बात समझ में आई? आपको ध्यान रखना है, जब भी किसी क्वेश्चन का सिंगल कलेक्शन बने तो हम कहेंगे वो कलेक्शन सेट बनाएगा, और जब सिंगल कलेक्शन ना बने, मतलब मोर देन 1 कलेक्शन बने, उस कलेक्शन को हम सेट नहीं कहेंगे। जैसे इसी क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। अब देखिए इस क्वेश्चन में सिंगल कलेक्शन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा सिंगल कलेक्शन? क्योंकि आप किसी से भी पूछेंगे 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर सबके लिए अलग अलग होंगे, यानी डिफरेंट होंगे, और जब डिफरेंट होंगे तो सिंगल कलेक्शन बन ही नहीं पाएगा। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था कि यहाँ किसी भी व्यक्ति से पूछिए जे से स्टार्ट होने वाले मंथ केवल जनवरी, जून और जुलाई ही होंगे। आप किसी से भी पूछिए, हर किसी का केवल यही आंसर होगा। मतलब ये सिंगल कलेक्शन था जे से स्टार्ट होने वाले मंथ का। ठीक है, सिंगल कलेक्शन था तो ये सेट बना दिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ सिंगल कलेक्शन नहीं बनेगा क्योंकि अलग अलग टैलेंटेड राइटर्स होंगे सबके लिए। तो एक कलेक्शन क्या फिट बनाएगा?
आप लिखेंगे नो। आपको आंसर यस और नो में ही देना है, मैं केवल आपको समझने के लिए डिटेल में बता रहा हूं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ इंडिया। सेम सेकंड पार्ट जैसे है, यहाँ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स की बात की जा रही थी इंडिया की, यहाँ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ इंडिया। अब आप ये बताइए कि मान लीजिए मैंने अपनी तरफ से 11 बेस्ट बैट्समैन बता दिया कि ये 11 बेस्ट बैट्समैन है। अब मान लीजिए दूसरा बंदा आया और उसने कहा कि मेरी नज़र में तो ये 11 बैट्समैन बेस्ट हैं। तीसरा बंदा आया, उसने बोला हमारे लिए ये बैट्समैन बेस्ट हैं 11। मतलब आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन से बैट्समैन का जो कलेक्शन बन रहा है वो क्या सिंगल कलेक्शन बन रहा है, किसी के लिए ये बैट्समैन का कलेक्शन सही है, किसी के लिए ये सही है, किसी के लिए सही है, मतलब मोर देन वन कलेक्शन बन रहा। कैसा बन रहा है, मोर देन वन कलेक्शन। और जब मोर देन वन कलेक्शन बने तो इससे बनने वाला कलेक्शन जो होगा वो फिट नहीं बनाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, नो। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों कि द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे होंगे जो इसे भी बोलेंगे कि ये फिट नहीं बना रहा, जबकि ये फिट बना रहा। क्यों? किसी भी स्कूल में आप बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कि जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं या स्कूल मैनेजमेंट करने वाले हैं उनको ये ना पता हो कि हमारे स्कूल के अंदर कितने बॉयज हैं? आप अगर रजिस्टर उठा के देखेंगे, प्रिंसिपल अगर अपने स्कूल का डाटा देखेगा कि हमारे स्कूल के अंदर कितने बॉयज हैं, तो जैसे ही अपने रजिस्टर को खोलेंगे उनको पता चल जाएगा कि इस क्लास में इतने बॉयज हैं, इस क्लास में इतने बॉयज हैं, और टोटल काउंट करके बता सकते हैं कि हमारी स्कूल में इतने बॉयज हैं। तो क्या बोला जा रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। जैसे मान लीजिए आप अपनी क्लास को ले लीजिए, आपकी क्लास के अंदर एक रजिस्टर बना होगा, उस रजिस्टर में इधर नेम लिखे रहते हैं और इधर अटेंडेंस की कि एब्सेंट है कि प्रेजेंट है फिर लिखा रहता। तो अब आप ये बताइए, जो आपका क्लास टीचर होंगे वो देख के तो बता सकते हैं ना कि हमारी क्लास के अंदर इतने बॉयज हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि कोई व्यक्ति बताएगा कि 14 बॉयज हैं, कोई 18 बॉयज है, कोई बताएगा कि 19 बॉयज है। नहीं, ये फिक्स है कि किसी भी क्लास के अंदर कितने बॉयज होंगे, कितनी गर्ल्स होंगी, वो आपके रजिस्टर के अंदर लिखा है। कहने का मतलब आपकी क्लास में जो बॉयज का कलेक्शन होगा वो सिंगल कलेक्शन होगा, फिक्स होगा कि केवल यही बॉयज हैं जो इस क्लास के अंदर हैं और कोई बॉयज नहीं है जो आपकी क्लास के अंदर है। मतलब यहाँ जो बॉयज का कलेक्शन बनेगा क्लास के अंदर वो क्या होगा, सेट्स बनाएगा। ठीक है, कहने का मतलब यस, जो आपकी क्लास के अंदर बॉयज का कलेक्शन होगा वो सेट बनाएगा। ठीक, क्योंकि आप अपनी क्लास के अंदर मान लीजिए आप क्लास 11th मैथ्स के स्टूडेंट हैं, तो आप क्लास 12th के स्टूडेंट को जो बॉयज हैं उनको अपनी क्लास में तो काउंट नहीं करेंगे। आप अपने सेक्शन में क्लास 11th के जो बॉयज होंगे उन्हीं का कलेक्शन बनाएंगे। तो आप किसी भी बच्चे को बोल दीजिए अपनी क्लास के, हर बच्चा बताएगा कि मेरी क्लास में केवल यही बॉयज हैं, इसके अलावा कोई और बॉयज नहीं है। मतलब वो जो कलेक्शन बनेगा दोस्तों वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, और जब कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा तो उसे हम सेट बोलेंगे। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों कि 100 से लेस देन जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका कलेक्शन क्या सेट बनाएगा? जी हाँ, बनाएगा, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि 100 से लेस देन जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे
आप किसी भी व्यक्ति को बोल दीजिए, चाहे वो बच्चे हों या बुजुर्ग हों या कोई भी हो जो नेचुरल नंबर्स की इंफॉर्मेशन रखता है, वो बच्चा बता देगा कि 100 से लेस देन नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 ऐसे कहाँ तक जाएंगे 98 99 तक। इसके अलावा कोई और नेचुरल नंबर नहीं होंगे जो 100 से लेस देन है। कहने का मतलब जब सिंगल कलेक्शन ये बना 100 से लेस देन नेचुरल नंबर्स का, तो एक कलेक्शन क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा। जब वेल डिफाइंड होगा तो एक कलेक्शन सेट्स बनाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 एक क्या होगा, सेट होगा। आप बोलेंगे यस। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। ये अभी क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट चल रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 पे हम बात करेंगे अब। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों कि अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स, किसके कलेक्शन की बात कर रहा है, नॉवेल्स की, नॉवेल्स होते हैं ना, नॉवेल्स के कलेक्शन की बात कर रहा है। अब हमें नॉवेल्स का कलेक्शन बनाना है। क्या बोल रहा, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी बहुत बच्चों को लग रहा होगा कि जो नॉवेल्स का कलेक्शन बनेगा मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो लिखे गए हैं, उन नॉवेल्स का जो कलेक्शन होगा वो भी सेट नहीं बनाएगा। लेकिन देखते हैं क्या होता है। देखिए मुंशी प्रेमचंद जी ने जितने भी नॉवेल लिखे होंगे, किसने, मुंशी प्रेमचंद जी ने जितने भी नॉवेल लिखे होंगे, अगर आप गूगल से सर्च करके देखें तो आप बता सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको जानकारी नहीं है तो आप गूगल से भी सर्च करके देखिए, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए जितने भी नॉवेल्स होंगे, आप बता सकते हैं कि केवल इतने ही नॉवेल्स हैं जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए हैं। मतलब क्या ऐसा होगा कि कोई बच्चा बता रहा है कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ये नॉवेल्स लिखे गए हैं, और अब दूसरा बच्चा है वो बताएगा कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ये नहीं बल्कि ये नॉवेल्स लिखे गए? नहीं। जो भी बच्चा मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखे गए नॉवेल्स की जानकारी रखता है, हर बच्चा यही बताएगा कि केवल यही नॉवेल्स हैं जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए हैं। कहने का मतलब इनके द्वारा लिखे गए नॉवेल्स का सिंगल कलेक्शन होगा। सिंगल कलेक्शन होगा कि नहीं होगा बच्चों? सिंगल कलेक्शन होगा मेरे प्यारे दोस्तों। और जब भी कोई भी कलेक्शन सिंगल बनता है तो वो कलेक्शन हमेशा सेट बनाता है। बात समझ में आई? कहने का मतलब मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो लिखे गए नॉवेल्स का कलेक्शन है वो सेट बनाएगा। बात समझ में आई? आप इसे रियल लाइफ से कनेक्ट करके समझिए बच्चों कि मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखे गए जितने भी नॉवेल्स हैं, अगर दुनिया के किसी भी स्टूडेंट से बोल दीजिए, किसी भी व्यक्ति से बोल दीजिए जो मुंशी प्रेमचंद की नॉवेल्स की इंफॉर्मेशन रखता है, उसके द्वारा केवल सिंगल कलेक्शन ही बनेगा, वेरिएशन नहीं आएगा। इंसान चेंज हो सकते हैं बताने वाली, लेकिन मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए नॉवेल्स के कलेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर चेंजेस नहीं आएगा तो हम कहेंगे हाँ एक कलेक्शन यस, एक कलेक्शन सेट बनाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। बच्चों आप किसी भी व्यक्ति से बोलिए कि जो इवन इंटीजर्स का कलेक्शन है, क्या बोला हमने, जो इवन इंटीजर का कलेक्शन है क्या वो सेट बनाएगा? जी हाँ सेट बनाएगा। क्यों? कोई भी बच्चा होगा, हर बच्चा यही बताएगा कि जो इवन इंटीजर का कलेक्शन होगा वो 0 2 4 6 8 10 12 यही होंगे। इसके अलावा कोई और इवन इंटीजर
नहीं होंगे। बात समझ में आई? तो किसी भी स्टूडेंट से आप पूछेंगे यही कलेक्शन बताएगा, इसके अलावा कोई और कलेक्शन नहीं बताएगा। कहने का मतलब इवन इंटीजर का ए सिंगल कलेक्शन बनेगा, इसके अलावा कोई और कलेक्शन नहीं बनेगा। जब ये सिंगल कलेक्शन बनेगा तो ए कलेक्शन सेट बनाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? आपको ध्यान रखना है, इवन और ऑड की बात हम निगेटिव नंबर्स में नहीं करते हैं, केवल पॉजिटिव नंबर्स में करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों कि द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर सेट्स बनाएगा। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। मान लीजिए आपके पास कोई एक बुक है। क्या है? कोई बुक है। आपको किसी ने बोला इस बुक में चैप्टर नंबर 1 के अंदर, चैप्टर नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका कलेक्शन बनाइए। तो क्या ऐसा होगा कि पहला स्टूडेंट कोई और बना रहा कलेक्शन, दूसरे स्टूडेंट से बोला जाए तो वो कोई और क्वेश्चन का कलेक्शन बना रहा है। मतलब जितने लोगों से बोला जाए वो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस का कलेक्शन बनाएंगे। नहीं दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 के अंदर जितने भी क्वेश्चंस होंगे, आप चाहे किसी भी स्टूडेंट से बोलिए, हर स्टूडेंट क्वेश्चंस का सेम कलेक्शन बनाए, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 के अंदर जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन्हीं का तो कलेक्शन बनाएगा बच्चों। ऐसा तो नहीं होगा ना कि चैप्टर नंबर 1 के अंदर चैप्टर 2 के क्वेश्चंस का कलेक्शन बना दे। नहीं, तो क्वेश्चन बोला जा रहा है बच्चों द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। हमने एग्जाम्पल के लिए चैप्टर 1 ले लिया। चैप्टर 1 के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका जो कलेक्शन बनेगा बच्चों वो हमेशा सिंगल कलेक्शन बनेगा, क्योंकि हर बच्चा सेम कलेक्शन बनाएगा। सिंगल कलेक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा? और जब सिंगल कलेक्शन बनेगा तो एक कलेक्शन सेट्स होगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों कि द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर क्या सेट बनाएगा। आप आंसर देंगे यस। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए एक क्वेश्चन आ गया, ये बहुत इजी क्वेश्चन बच्चों। आपने 8 क्वेश्चन कर लिया तो आपको समझ में आ गया होगा कि इससे बनने वाला कलेक्शन जो है किसका, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। चलिए आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से करने की कोशिश करिए कि एक कलेक्शन जो बनेगा इसका वो फिट बनाएगा या नहीं। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ, आपने चेक कर लिया, आप बहुत ही समझदारी से किए और सभी बच्चों ने इस क्वेश्चन को कर लिया, लेकिन कुछ बच्चों ने नहीं कर पाया। तो चलिए हम बता देते हैं। देखिए किसका कलेक्शन देखना है बच्चों, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल का। जो सबसे डेंजरस एनिमल्स होते हैं उनका कलेक्शन बनाना है। मतलब इस दुनिया में जितने भी डेंजरस एनिमल हैं उनका कलेक्शन क्या सेट बनाएगा, देखते हैं। ये बताइए बच्चों, मान लीजिए आपके लिए एलिफेंट सबसे डेंजरस एनिमल है, टाइगर सबसे डेंजरस एनिमल है, डॉग सबसे डेंजरस एनिमल है। आपके लिए कौन से हैं? एलिफेंट है, टाइगर है, डॉग है। ये मान लीजिए आपके लिए सबसे डेंजरस एनिमल है। क्या जरूरी है कि मेरे लिए भी यही सबसे डेंजरस एनिमल हो सकता है मेरे लिए कैट हो, मेरे लिए लायन हो, मेरे लिए काऊ हो। आप देख रहे हैं क्वेश्चन सेम है, पर इस क्वेश्चन का सिंगल कलेक्शन नहीं बन रहा। किसी के लिए ए एनिमल सबसे डेंजरस होंगे, किसी के लिए ए सबसे डेंजरस होंगे। मतलब सेम क्वेश्चंस के अलग अलग कलेक्शन बन रहे हैं। और जब कलेक्शन डिफरेंट बने, डिफरेंट कलेक्शन, तो एक कलेक्शन फिट
नहीं बनाएगा। कहने का मतलब अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड ए सेट नहीं बनाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। हमने काफ़ी डिटेल में आपको बताया है, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों हमने आपको बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से बताया है प्रीवियस क्लासों में। आप देखिए, हालांकि आपको ये काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, ना देखेंगे तब भी। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, ये आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का, कि लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। ए नंबर्स का कलेक्शन है, एक सेट है। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। आपको बोला जा रहा है ये जो क्वेश्चंस आपके सामने दिए हुए हैं, इनमें जो ये ब्लैंक स्पेस है, इसमें आपको इस बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू में देखना है कौन सा आएगा। 5 बिलोंग्स टू ए होगा या 5 नॉट बिलोंग्स टू ए होगा, मतलब इन सभी ब्लैंक स्पेसेस के अंदर फिल करना है आपको। ठीक है, तो चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर इसको करते हैं। ये आप 1 मिनट में कर लेंगे। मान लीजिए आपको एक कोई सेट दे दिया गया ए 5 6 8 3। ये सेट है, इसे बच्चों हमने किस में लिखा है? रोस्टर फॉर्म में। ठीक, जैसे ही हमने इस प्रकार से लिख दिया, अब आपको कुछ नहीं सोचना कि ए जो 5 6 8 3 का कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड है या नहीं है। जैसे ही हमने इसे रोस्टर फॉर्म में लिख दिया या सेट बिल्डर फॉर्म में, आपको ये मानकर चलना है कि ये कलेक्शन सेटअप बनाएगा। क्योंकि सेट बनाएगा या नहीं बनाएगा ये बेसिक थे, जो हमने आपको काफ़ी अच्छे से प्रीवियस क्लासों में बताया है। अब आपको ये मानकर चलना है कि सेट बनाएगा। ठीक है, इसने सेट बना लिया। अब आपसे किसी ने पूछा कि 6 क्या सेट ए के अंदर है, तो आप क्या लिखेंगे? 6 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। क्यों लिखेंगे? क्यों, देखिए 6 क्या इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनमें है 5। हाँ, ये देखिए 6 इस सेट का एलिमेंट है, तो आप क्या कहेंगे? 6 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। लेकिन इस प्रकार से आप लिखेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसको रिप्लेस करने के लिए एक सिंबल है जो ग्रीक सिंबल है बच्चों, एप्सिलॉन। ठीक, तो इस बात को लिखने के लिए कि 6 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, इस सिंबल का यूज करते हैं। 6 बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या है? 6 सेट ए के इनसाइड है। बात समझ में आई कि नहीं आई? 6 सेट ए के अंदर है। ऐसे ही आप अब देखिए, आप अब इस प्रकार से नहीं लिखेंगे। आपसे अगर अब कोई पूछता है क्या 3 सेट ए के अंदर है, तो आप क्या लिखेंगे? इस प्रकार से 3, फिर देखेंगे क्या 3 इस सेट ए के अंदर है, तो आप लिखेंगे हाँ 3 बिलोंग्स टू सेट ए, 8 बिलोंग्स टू सेट ए। आपने इतना तो समझ लिया। लेकिन अब आपसे अगर किसी ने कहा बताइए 2 क्या सेट ए के अंदर है, तो आप देखेंगे क्या सेट ए के अंदर 2 है? 5 6 8 3। नहीं, सेट ए के अंदर 2 नहीं है। तो अभी तक आप क्या लिखते थे कि जैसे 2 बिलोंग्स टू सेट ए। ए कब लिखते? जब 2 इफ सेट ए के अंदर होता। लेकिन 2 इफ सेट ए के अंदर नहीं है, तो अब आप इफ बिलोंग टू का यूज नहीं करेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। इसको पढ़ते हैं बच्चों, डज नॉट बिलोंग्स टू, इस सिंबल का यूज करेंगे। जैसे आपसे कोई पूछे 1 क्या सेट ए के अंदर है, तो आप बोलेंगे 1 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। इसको बोलते हैं बच्चों डज नॉट बिलोंग्स टू। बात समझ में आई? तो देखिए
इफ क्वेश्चन में ए आपके पास एक फिट दे दिया गया है, फिट ए है। अब आपको केवल इतना देखना है कि ये जो नंबर्स हैं क्या इफ फिट के अंदर हैं। अगर फिट के अंदर होंगे तो आप इफ बिलोंग टू सिंबल का यूज करेंगे, अगर नहीं होंगे तो डज नॉट बिलोंग्स टू का यूज करेंगे। देखिए 5 क्या फिट ए के अंदर है, ये देखिए हाँ 5 फिट ए के अंदर है, तो आप बोलेंगे 5 बिलोंग्स टू फिट ए। अब 8 देखेंगे, क्या 8 इफ फिट के अंदर है, नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू फिट ए। 0 क्या इफ फिट के अंदर है, नहीं, 1 से तो स्टार्ट ही हो रहा फिट ए, तो 0 भी फिट ए के अंदर नहीं है। 4 क्या इफ फिट के अंदर है, हाँ 4 इफ के अंदर है, तो बोलेंगे 4 बिलोंग्स टू फिट ए। 2 है क्या बच्चों, 2, हाँ 2 बिलोंग्स टू फिट ए, क्योंकि फिट ए के अंदर 2 है। 10 देखिए 1 2 3 4 5 6 के बाद तो कोई भी नंबर इफ के अंदर है ही नहीं। कहने का मतलब 10 फिट ए में नहीं होगा, 10 डज नॉट बिलोंग टू फिट ए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 और 4 अब हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए जिससे आपको बोरिंग न लगे और काफ़ी आसानी समझ में आए, ठीक है। तो चलिए आप इन दोनों क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में समझिएगा, बार बार वीडियो आप देखिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करवाएंगे, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।